तो आज का जो एपिसोड है ना ये एक एक तरह से आर्ट हिस्ट्री पर मास्टर क्लास होने वाली है। हेलो हाय एंड वेलकम। जूही मोहन है मेरा नाम। हिस्टोरिक टेल्स आपको सुनाना है मेरा काम। सो लेट्स बिगिन हिस्ट्री महकमा विद जूही। नो योर रूट्स विद माय को होस्ट एंड हिस्टोरियन डॉक्टर मृणालिनी अत्रे जी। तो आज इस आर्टिस्टिक जगह पे बैठ के हम बात करने वाले हैं कुछ अपने आर्ट फॉर्म्स के बारे में, डुग्गर के आर्ट फॉर्म्स के बारे में, टू बी मोर प्रिसाइज, बिकॉज वी हैव द पीपल जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आर्ट को दी है। वी हैव डॉक्टर ललित गुप्ता जी जो आर्ट हिस्टोरियन हैं। इसके अलावा खैर ही इज़ एन ऑथर एंड कॉलमनिस्ट इन सो मेनी थिंग्स। एंड वी ऑल्सो हैव जावेद राही साहब विद अस जो शायर और उसके अलावा और चीज़ें तो हैं, बट कला केंद्र जिस खूबसूरत जगह पे हम बैठे हैं उसके सेक्रेटरी भी हैं। तो ललित जी, इफ़ वी टॉक अबाउट डुग्गर का आर्ट, तो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ जो आपके जहन में आती है, सबसे पहली पिक्चर जो आपकी आंखों के सामने आती है, वो है जी हमारी लघु चित्रकला की जो परंपरा और संपदा है। इसको मिनिएचर पेंटिंग, आर्ट ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग भी कहा जाता है। डुग्गर शब्द जब हम बोलते हैं तो एक अंचल का आभास आता है उसमें। पर मैं देखूं तो ये बृहद भारत की एक समृद्ध कला है जो सारे भारत में फैली हुई थी। अगर हम चित्रकला की बात करें तो अजंता पेंटिंग से लेकर कांगड़ा पेंटिंग, बसोली पेंटिंग तक आते आते जम्मू स्कूल जो है, तो हमारा कम से कम 2000 साल का एक सफ़र है। अब बात होती है जो परंपरा है उसमें राजस्थानी पेंटिंग भी है, डक्कनी भी है जिसको हम वो डक्कनी के नाम से जाना जाता है, या दक्षिण भारत की परंपराएं हैं। तो हर जगह ही भित्ति चित्र, वॉल पेंटिंग्स होती थी और लघु चित्रकला होती थी जिसको हम मिनिएचर बोलते। तो उसके इस्तेमाल अलग अलग थे। कोई ग्रंथों को लेके इलस्ट्रेट किया जा रहा है, उनको चित्रित किया जा रहा है मैन्युस्क्रिप्ट्स को लेके। और सबसे बड़ी बात ये थी कि ये चित्रकला घरों में भी थी, पैलेसेस में थी, हवेलियों में भी थी। तो जो चित्रकला और जीवन में एक बड़ा सामंजस्य था। और ये कोई एस्थेटिक लर्निंग नहीं थी, इट वाज पार्ट ऑफ द कल्चरल काइंड ऑफ वेल्थ विच वाज इनहेरिटेड। ये इनहेरिटेंस का हिस्सा था। अब ये परंपरा, इसमें एक दो चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी। एक तो है कि जो लोक चित्रकला है और जो संभ्रांत चित्रकला है जिसको हम मिनिएचर पेंटिंग जो है, लघु चित्रकला जो है, जो बसोली पेंटिंग, कांगड़ा, गुलेर, रामनगर, पुंछ, हर जगह छोटे छोटे ये अटैलियर्स थे, स्टूडियोज थे। तो वो एलीट के साथ संबंधित था। जबकि चित्रकला जो है, जब लोक चित्रकला की बात आती है तो हमारे कच्चे घरों में जो डुग्गर के घर थे, लेडीज करती थी। परोला परोला बस वन का, परोला बस वो तो स्वच्छता के लिए होता था। पहले तो किचन में होता था, फिर दीवारों को भी परोला का इस्तेमाल होता था। वो तो ग्राउंड बनाने, उसमें मोहरे होते थे, बड़ी चीज़ें। अब मतलब चित्रकला का ये माध्यम है। मतलब बड़ा अच्छा टाइटल है, देवर दी पेंटेड प्रेयर्स ऑन द वॉल्स। प्रार्थनाओं को ही चित्र के रूप में पेंट किया गया था। तो ये उड़ीसा से लेकर हमारे घरों में, नड, पलथा, गुज्जर भाइयों के घरों में भी चित्रण का एक पूरा रिवाज है। अलग बात है कि उसमें इमेजेस नहीं हैं, फ्लोरल डिज़ाइन हैं, ज्योमेट्रिक डिज़ाइंस। बट टू डेकोरेट द होम इज़ अ काइंड ऑफ रिचुअल विद एवरी फैमिली। आप साउथ में जाएं, पौंडीचेरी जाएं, तो 5 बजे ही लेडीज़ वो शुरू कर देती है अपने घरों के आगे। तो वो एक परंपरा अलग है। पर जब हम क्लासिकल आर्ट्स की बात करते हैं, जैसे मिनिएचर पेंटिंग्स की, तो डुग्गर की परंपरा जो थी वो उसका एक थोड़ा थोड़ा
कमी आनी शुरू हो गई 19वीं सदी के एंड में और 20वीं सदी के आरंभ में उसमें फ़र्क पड़ गया। वो फ़र्क कैसे पड़ता है? जब जो पैटर्न होता है, जो बनवाने वाला होता है, उसका टेस्ट बदल जाता है। आर्ट एंड द टेस्ट ऑफ द कनोशर्स और द पैटर्न्स, दैट इज, तो वो टेस्ट क्यों बदलता है? जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे भारतीय चित्रकला में मुगल पेंटिंग्स भी हैं, जो मुगलों के आने से एक परिवर्तन हुआ। हमारी परंपरा चल रही है, हमारी का मतलब क्या हुआ, जो प्राचीन भारतीय परंपरा है जिसमें 12 मासा है, राग रागनी है, रामायण है, महाभारत है, लव स्टोरीज हैं, है ना, चौर पंचाशिका है, बड़े सब्जेक्ट्स हैं। तो वो परंपरा जब मुगल आए तो वो अपने साथ एक अपनी परंपरा लाए, ईरान की, दूसरे की, बहजाद वगैरह 14वीं सेंचुरी में तो बहुत ज़बरदस्त सेंटर था ईरान का, किताबें बनती थीं, इलस्ट्रेट होती। तो उनके आने से एक नया आर्ट हुआ, क्योंकि उन्होंने सारे भारत के आर्टिस्टों को इनवाइट किया वहाँ नौकरी के लिए, उनके कारखाने बने, स्टूडियो को कारखाना बना। तो वहाँ कश्मीरी भी है, गुजराती भी है, उनके सरने ऐसे बहुत से इकट्ठे हो गए थे, नया। अब इस परंपरा को रुकावट आती है, मतलब चेंज होता है जब अंग्रेज आ जाते हैं, कॉलोनियल फेज हमारा स्टार्ट होता है। तो अंग्रेज अपना ही परंपरा लेके आता है, जिसमें वेस्टर्न रियलिज्म की परंपरा, एकेडमिक पेंटिंग की परंपरा है, और उनके साथ पूरा एक रेनेसां जुड़ा है, बारोक वगैरह, सारा रोमांटिसिज्म, सारी चीज़ें। बट एकेडमिक रियलिज्म की जो शुरुआत है हिंदुस्तान में, एक तो ये जो कश्मीर में आते थे एमेच्योर पेंटर्स, क्योंकि महाराजा रणबीर सिंह ने शायद इसको खोल दिया था अंग्रेज़ों के लिए, वो अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक रहते थे, तो उसमें पेंटर्स भी आते, लेडीज़ भी आती थी, जो यूके इंग्लैंड के जो ट्रेडिशन थी एमेच्योर पेंटर्स की, उसमें ट्रेंड थे। और उसके अलावा यहाँ टेक्निकल स्कूल्स खुले, they were called technical schools to train the Indian craftsmen for the purpose of the colonial discourse, the colonial requirements। उसमें जैसे सर्वेज में आर्टिस्ट चाहिए थे, जियोलॉजिकल सर्वे है या फलाने सर्वे, तो आर्टिस्ट की ज़रूरत थी और उनको ट्रेन किया गया। इंडस्ट्रियल आर्ट्स के लिए उनको ज़रूरत थी, बड़े रीजन से। तो तब हमारे यहाँ वाटर कलर इंट्रोड्यूस हो गया, एकेडमिक ड्राइंग्स फ्रॉम द लाइफ इंट्रोड्यूस हो गई, ऐसी चीज़ें, प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया, दूसरे मटीरियल्स आ गए। तो उसका असर हमारे यहाँ भी पड़ा, और उसके साथ फोटोग्राफी आ गई। 1800 कुछ में तो फोटोग्राफी आ गई। तो हमारे राजा महाराजे तो सबसे पहले आगे थे, प्रिंसेस एंड अदर्स, टू अडॉप्ट द लेटेस्ट फैशन, टू बी कॉल्ड एज द न्यू मॉडर्न्स। They wanted to share the same intellectual and cultural space with the elite. Those were the English people, the French, the Portuguese, everything. तो उस एमुलेशन में, उस नकल में कुछ अच्छी चीज़ें भी, जैसे हमारे म्यूजियम्स बन गए, प्रिंस ऑफ वेल्स के आने से म्यूजियम बने, कुछ जैसे टेक्नोलॉजी के, द रेलवेज केम, द वायरलेस केम, एंड सिमिलरली इन द फील्ड ऑफ आर्ट the new language of art, and which was realistic. फोटोग्राफी तो आपकी शक्ल आपकी तरह दिखा देती है ना, बट रियलिज्म वाज मिसिंग इन इंडियन एस्थेटिक कंस्ट्रक्ट्स। जो मिनिएचर पेंटिंग है वो रियलिस्टिक नहीं, इट इज सिंबॉलिक, एवरीथिंग इज सो सिंबॉलिक, कलर्स हाँ, बट दे आर नॉट दैट वे रियलिस्टिक। पोर्ट्रेट्स ऑल्सो केम लेटर। पोर्ट्रेट्स का जिक्र वैसे हमारे यहाँ रामायण में आता है, जब भरत वापस आते हैं ननिहाल से और अपने एंटर करते हैं, तो वहाँ उनको वो एंसेस्टर गैलरी में से गुजरना होता है। देन ही फाइंड्स द एडिशन ऑफ हिज फादर्स पोर्ट्रेट देयर, एंड देन ही रियलाइजेस हिज फादर हैज पास्ड अवे। दिस इज वन ऑफ द स्टोरीज। तो पोर्ट्रेट्स था, बट इन टर्म्स ऑफ realism as a kind of cherished goal was not there. So details हैं, हमारा एक अपना तरीका है, 3 डायमेंशनली हम करते हैं, हम प्रोफाइल्स का यूज़ करते हैं, सिंबॉलिक। लाइक सबसे बड़ा सिंबलिज्म तो हमारी
रागमाला पेंटिंग्स का। राग मल्हार को जब आर्टिस्ट ट्रांसलेट करता है तो उसके सिंबल्स क्या हैं, देयर इज अ पीकॉक, देयर इज अ लाइटनिंग, वो और सारी चीज़ें, तो वन हैज टू ट्रेन इनटू दैट। अब इसमें डिसरप्शन होगी। जब अंग्रेज आए तो महाराजा गुलाब सिंह का पोर्ट्रेट भी बन गया। सिर्फ पोर्ट्रेट ही नहीं बना, लिथो टेक्निक भी आ गई एचिंग की। जितने भी अंग्रेज यहाँ से चीज़ें बना के जाते थे उनकी किताबें बनती थी, छपती थी और मतलब सेल आउट हो जाते, बिकॉज दे वर दी पिक्चर्स फ्रॉम द एग्जॉटिका। वैसी चीज़ें, ये तो फ्रेजेस ऐसे इस्तेमाल। तो अब जम्मू में क्या हुआ कि जो दीवारों, अगर आप यहाँ फतू चौकान या उधर से पक्का डंगर से आए तो अभी भी पुराने घरों में गणेश जी की पेंटिंग्स हैं एज ए ऑस्पिशियस सिंबल। अगर थोड़ा और हवेली में जाएंगे तो अंदर चित्र है। हमारे मुबारक मंडी में शीश महल था, रामनगर में शीश महल था, वो सारे महल चित्रित थे। एक ट्रेडिशन, चंबा के जितने भी महल थे सब चित्रित थे। व्हाट इज कॉल्ड एज द हॉरर वैक्यूई, द फियर ऑफ द एम्प्टी स्पेसेस। तो आर्ट में हमारा कोई भी जगह जो है खाली नहीं होती, इट वुड हैव सम काइंड ऑफ मोटिव। अब उसमें चेंज आ जाती है। हमारी कोर्ट्स में मिनिएचर आर्टिस्ट काम हो जाते हैं, तो उसकी जगह दूसरा मीडियम आ जाता है, मटेरियल बदल जाता है, ऑयल जैसा। तो ये करते करते 1905 में टेक्निकल स्कूल खुल जाते हैं श्रीनगर में, जम्मू में खुल जाते हैं, ठीक है। अमर सिंह जो कॉलेज है वो पहले टेक्निकल स्कूल। तो एक जनरेशन ऑफ न्यू पेंटर्स स्टार्ट करते हैं। अब कश्मीर में तो इट इज़ व्हाट इज़ रोमांटिक कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ द सबलाइन, द पिक्चर्स। खूबसूरत लैंडस्केप जो आप देखते हो, खूबसूरत लैंडस्केप को पेंट करने का रिवाज हमारे पास नहीं है, ये रोमांटिक कॉन्सेप्ट है। तो वो बनने लगे वाटर कलर्स। कश्मीर तो वॉज ए हेवन फॉर आर्टिस्ट। हर बंदा कहीं भी किसी भी जो जगह बैठ जाओ वो इट्स ए पीस ऑफ वंडरफुल नेचर। तो वो ट्रेडिशन शुरू हो गई। कश्मीरी पंडित मतलब जैसे DN वली हैं, बड़े लोग हैं, हसन खोसा, जितने भी टेक्निकल स्कूल के थे लोग थे, वो पोर्ट्रेट बनाने लगे, फ्लावर बनाने लगे और ऐसे। तो ये करते करते जम्मू में भी मास्टर संसार चंद जैसे लोग टीचर्स बन गए, उन्होंने शुरुआत कर दी। तो देयर इज ए चेंज। अब 1950 में क्या होता है, देश आज़ाद हो जाता है। 1950 से पहले बंगाल स्कूल में नेशनलिस्टिक आर्ट की बात हो गई। रविंद्रनाथ टैगोर, अवनिंद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, ये तीन लोग जो थे, इन्होंने, तो देयर वाज सम काइंड ऑफ ईस्ट वेस्ट मीटिंग ऑल्सो। फार ईस्ट से लोग आके शांति निकेतन में चाइनीज़ पेंटिंग, वॉश पेंटिंग टेक्निक ऐसा शुरू हो गया। तो वहाँ से लोग ट्रेन होके कश्मीर के आर्ट कॉलेज में प्रिंसिपल बन जाते हैं, बंगाल स्कूल के टीचर्स। सो दे स्प्रेड दैट काइंड ऑफ थिंग। 1950 में जब देश आज़ाद हो जाता है तो एक न्यू इंटरनेशनलिज्म की बात होती है, जिसमें जो पेरिस में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, उसी के साथ हम भी शाना बशाना चलना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ द लैंग्वेज। सो वी हैव द इंटरनेशनलिज्म इन आर्ट। और उसके साथ एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट हुई, इप्टा की हुई, दूसरी चीज़ें हुई, प्रोग्रेसिव शायरी में आया, थिएटर में आया। तो सब्जेक्ट्स बदल गए, मजदूर आ गया या ऐसी चीज़ें आ गई, बट द लैंग्वेज वॉज वेस्टर्न लैंग्वेज। उसी में प्रॉब्लम शुरू थी। प्रॉब्लम इन द सेंस, जो हिंदुस्तानियों की एक लैंग्वेज देखने की आदत थी, इसमें एक बड़ी चीज़ हुई, राजा रवि वर्मा, जिन्होंने कैलेंडर आर्ट शुरू किया। राजा रवि वर्मा वो एलीट्स के आर्टिस्ट थे, क्योंकि खुद शाही ख़ानदान से आते थे और वो हर राजवाड़े में गए, उनके चित्र बनाए, फैमिली पोर्ट्रेट्स, दिस एंड दैट, और माइथोलॉजिकल सीन्स को भी बनाए और ऑयल पेंटिंग का इस्तेमाल किया और रियलिस्टिक प्रोपोर्शंस ले आए। शकुंतला तो नाटक भी अंग्रेज़ों ने करवा दिए थे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि उन्होंने क्या किया कि ओलियोग्राफ शुरू किए, जो कैलेंडर फॉर्म, उसमें सबसे चीप तरीके से भगवान गरीब आदमी के ठाकुर द्वारे में पहुंचे। 5-10 पैसे का कैलेंडर
से आपके घर में, और उससे क्या हुआ, एक न्यू एस्थेटिक्स, विजुअल एस्थेटिक्स क्रिएट होगी, न्यू विजुअल आइकॉनोग्राफी। अगर आप भगवान को, मैं बोलता कृष्ण जी का नाम लेता हूँ तो आपको कैलेंडर वाले कृष्ण जी याद आते हैं, बिकॉज दैट इज द पॉपुलर इमेजरी। तो वो पॉपुलर इमेजरी जो है इस फॉर्म में हमारे पास आ गई, वो रियलिज्म था एक काइंड ऑफ। उसमें 1950 में कश्मीर क्या था, कश्मीर वॉज ए डेस्टिनेशन, इट वॉज ए इंटरनेशनल डेस्टिनेशन, इट हैज ऑलवेज बीन, ये मिलिटेंसी तक। कश्मीर में अगर एक पिक्चर जो चार्ल्स ब्रॉन्सन की बॉम्बे में रिलीज होती है, वही कश्मीर के पैलेडियम में लगती है, ऐसी बात हमने वो देखा वो। तो वैसे ही कुछ नए आर्टिस्ट हैं, त्रिलोकी कौल हो गए जो आज 100 साल के हैं, आज ही इज लिविंग, और एस.एन. भट्ट हो गए, पी.एन. काचरू हो गए, ऐसे लोग ये स्केचिंग करते थे, बन के किनारे करते। तो इनकी मुलाकात बॉम्बे के बड़े फेमस प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट से, सुजा से, रजा से, और उन्होंने मॉडर्निज्म को जो वहाँ प्रैक्टिस हो रहा था उसको, वो पोर्ट्रेट जो पीछे देख रहे हैं आप, उसकी वो मिसाल है। वो क्यूबिज्म के और इम्पेस्टो टेक्निक है, बड़ा थिक पेंट लगा हुआ है ब्रश को। पहले तो ब्रश स्ट्रोक छुपाते थे लोग, दिखता ही नहीं था, सारा आर्ट ही यही था कि ब्रश नहीं दिखना चाहिए, और इसमें ब्रश दिख रहा है, तो दीज आर द थिंग। तो हमारी एक नई कहानी शुरू हुई। ये लोग बड़ौदा पढ़ने चले गए, संतोष जिया, गुलाम सिंह संतोष चले गए, टी.एन. त्रिलोकीनाथ कौल चले गए, एक किशोरी कौल थी, फिर यहाँ से विजय गुप्ता गए, विजय गुप्ता पहले शांति निकेतन गए जम्मू से, फिर वो बड़ौदा है। तो ऐसा करके एक नई लैंग्वेज, मॉडर्न लैंग्वेज के जो सीखने वाले लोग थे, प्रैक्टिस, वो यहाँ के इंस्टीट्यूट्स में आके टीचर्स बन गए। तब तक 2 इंस्टीट्यूट्स खुल गए थे यहाँ, इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूजिक ऑफ फाइन आर्ट श्रीनगर, और दीज आर कॉल्ड, जावेद साहब लाइक्स टू कॉल देम द स्टेट इंस्टीट्यूट। ठीक है, 2 ही स्टेट में 2 ही थे। तो उनका अपना काम और उनके शागिर्दों का काम जो है, उसने यहाँ पे मॉडर्न आर्ट की नींव रखी। कुछ लोग फ्रीलांसर भी थे, बंसी पारमू उनमें से थे, और बड़े लोग थे। तो एक माहौल बना है। तो पिछले 70 साल से एक कंटेम्प्रेरी, मॉडर्न और कंटेम्प्रेरी आर्ट की प्रैक्टिस हो रही है यहाँ पे, एंड द लैंग्वेज आर वेरी इंडिविजुअलिस्टिक, दे आर वेरी क्रिएटिव पीपल, ईच पर्सन हैज़ इट्स ओन लैंग्वेज। नहीं, बट सर इस जो वी अडॉप्टेड इस मॉडर्न न्यू लैंग्वेज ऑफ पेंटिंग्स, बट उसमें हमारी जो ट्रेडिशनल पेंटिंग वो कहाँ रह गई? ट्रेडिशनल पेंटिंग तो कर रहे हैं लोग, जो करने वाले हैं। मतलब इट्स कन्फाइंड टू दोस ट्रेडिशनल फैमिलीज? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ ऐसा हुआ कि मिनिएचर फॉर्मेट को, मिनिएचर टेक्निक को भी कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बहुत से लोग हैं, पर वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं। मतलब इज देयर एन अटेम्प्ट कि बस सोली पेंटिंग जो ट्रेडिशनल पेंटिंग है उसको आप मॉडर्न? हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्कॉलरशिप्स भी दिए लोगों को। कुछ लोग हैं जो मिनिएचर ट्रेडिशन का इस्तेमाल करते हैं, पर अपने कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशंस के लिए, क्योंकि विद इन दैट रेंज वो तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स ही होंगे। रामायण को ही करना है आपने, जो वहाँ एक रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स, पर नहीं मतलब जैसे सोली पेंटिंग में पहले तो एक पर्टिकुलर थीम्स होती थी, वही रामायण, और आप नए थीम्स लेके नए थीम को लेकर भी कर रहे हैं, पर इतना फ्रीक्वेंट नहीं है लोग। नंबर ऑफ दोज आर्टिस्ट आर वेरी लेस। पैटर्नेज, एंड बिकॉज हम तो बसोली को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, बिकॉज मॉडर्न एंड कंटेम्प्रेरी इज इंडिविजुअलिस्टिक, इज इनोवेटिव, एंड इट हैज़ नो प्रेसिडेंस। इसलिए ये बड़ा क्रिटिकल थिंकिंग इन्वॉल्व हो जाती है। यू हैव टू राइज टू अप्रिशिएट अ वर्क ऑफ आर्ट। लाइक आप इसकी बात कर रहे हैं ना, लोटस हंटर की, तो यू आर कंफर्टेबल बिकॉज देयर इज सम काइंड ऑफ रियलिज्म हेयर, but then there is no realism there in that work. So you have to, because it allows you the play of your own emotions and feelings. It doesn't allow much. Realistic works are what they are.
तो दिस देयर लाइज द ब्यूटी ऑफ इट. It allows you projection of your own feelings. And basically, a good work of art must transform. वो अब if works of art rise to that level, but at least one should carry the work with him. A good work of art is not the one which gives you solace, happiness, or a very aesthetic feeling when you're looking at it, but also in retrospect. When you go home and think about a painting, like somebody, we think about a couplet, कोई शेर की बात होती है, कोई नज्म की बात होती है, तो हम बैठे बैठे भी वाह कर जाते हैं. So, if the work of art does that. अब इसमें क्या हुआ है कि स्पेशलाइजेशंस हो गई हैं. वी हैव जैसे पेंटिंग्स में तो ऑयल पेंटिंग है, एक्रेलिक है, ग्राफिक प्रिंट्स हैं, तो बहुत वैरायटी है. स्कल्पचर में जैसे हमारे यहाँ बड़ी अच्छी ट्रेडिशन थी, बट वो टेम्पल स्कल्पचर्स की थी, यहाँ फोक लेवल पे मोहरों की थी. अब इसमें कुछ हो रहा है कि कुछ लोग फोक मोटिव्स को भी यूज़ कर रहे हैं. सांप को यूज़ कर लिया या ऐसी कुछ चीज़ें, वर्मिलियन को यूज़ कर रहे हैं, द काइंड ऑफ रेफरेंसेस. जैसे राजेंद्र टिक्कू है, ही स्टार्टेड विद ऑब्जेक्ट्स विच हैव इम्प्रेशन ऑफ टाइम ऑन इट. जैसे आप किसी मूर्ति को देखते हो, काली पड़ जाती है, उसके ऊपर पानी होता है, ऑयल होता है. ऑब्जेक्ट्स कैरी टाइम ना, ड्यूरेशन इन दैट. एंड देन देयर इज ए काइंड ऑफ रिलीजियस एसोसिएशन विद ऑब्जेक्ट्स. दे आर नॉट ऑलवेज स्पिरिचुअल, बट दे आर रिलीजियस एसोसिएशन. कोई कालख लगी हुई है, कोई धुआं निकल रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें. सो इसका इंटरेस्ट उसमें हो गया था, मोरों में हो गया था. ही बट content we are talking about, but the treatment, form, material. So Rajendra Tikku is famous for bringing together different kind of materials, like stone and wood, which was never done. Stone, wood and terracotta. So he has mastered that. He's a good, very good craftsman. Because an artist has to become a craftsman first. What is the difference between art and craft? Craft repeats itself. You make a wonderful chair and then you're always making the replicas of those chairs. Raisa, if I ask you, तो आप किस चीज़ की एडवोकेसी करेंगे कि जो ट्रेडिशनल फॉर्म्स हैं उसको वैसे ही रखना चाहिए, या उसमें और चीज़ें जोड़कर, मॉडर्न चीज़ें जोड़कर या इनोवेशन करके कंटेम्प्रेराइज किया जाए? आप किस चीज़ की वकालत करेंगे?